आज की कहानी सीधे मैं कुछ और नहीं बोलूँ, आपको करीब 47 साल पहले लिए चलता हूँ। दुनिया में ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं, अलग अलग हादसों के, अलग अलग ज़िंदगी के साथ जद्दोजहद के, इंसानी हौसलों की, लड़ाई की, जज्बे की, खुद को ज़िंदा रखने की जो जद्दोजहद है उसकी। मुझे लगता है इस कहानी में से बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि इंसान अगर ठान ले कि वो अपने ज़िंदा रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा और तब तक करेगा जब तक कि उसे आखिरी उम्मीद नज़र आती है, तो ये इस कहानी से सीख मिलती है कि एक दुनिया के ऐसे हिस्से में जहाँ सिर्फ बर्फ़, ऊंची ऊंची चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई, जहाँ कभी भी तूफान आ सकता है, जमा देने वाली और हड्डियाँ गला देने वाली सर्दी हो जहाँ, और वहाँ दो इंसान ये फैसला करते हैं कि इससे पहले मौत मुझ तक आए मैं ज़िंदा रहने की कोशिश करूँगा। मरना तो है ही है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मौत मेरे पास आए, बल्कि मैं खुद कोशिश करते हुए मौत के पास जाऊँ। बच गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरी उसमें से एक की सोच थी कि मैं आखिरी ये नौबत आए कि अपने बदन पे पहने हुए कपड़े खाना शुरू कर दूँ भूख की वजह से, उससे पहले है कि एक ज़िंदा रहने की कोशिश करूँ। बच गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। मौत मुझ तक ना है, मैं मौत की तरफ जाऊँ। ये पूरी कहानी और 72 दिनों की एक संघर्ष की कहानी है ये, और इसकी कोई दूसरी मिसाल इस दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। कहानी है उरुग्वे की एक रग्बी टीम की। बात है 13 अक्टूबर 1972 की, 13 अक्टूबर 1972। उरुग्वे में रग्बी काफ़ी पॉपुलर है, बहुत ही वहाँ पे मशहूर खेल है ये। तो उरुग्वे की एक टीम है ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन टीम। इनका एक मैच था जो चिली के साथ खेलना था, और चिली की एक क्लब थी जिसका नाम था ओल्ड बॉयज़ क्लब। ये इंग्लिश टीम थी, अंग्रेज़ों की बनाई हुई टीम थी चिली में। तो उनके साथ उरुग्वे की टीम का मैच होना था। तो उरुग्वे की टीम के जो मालिक हैं, जो मैनेजर हैं टीम के, इस क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन के, वो चिली जाने के लिए उरुग्वे के एक एयरफोर्स चार्टर्ड प्लेन को हायर करते हैं, जो उरुग्वे एयरफोर्स का था। 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे के 19 रग्बी प्लेयर, उनके मैनेजर, मालिक, उनके दोस्त, और चूंकि प्लेन में कुछ सीटें खाली थीं तो उनकी फैमिली मेंबर को भी दावत दी जाती है कि आप भी चलें। तो कुल मिला के 40 पैसेंजर इस प्लेन में सवार होते हैं, जिसमें 19 प्लेयर और मैनेजर थे रग्बी के, बाकी उनके दोस्त, रिलेटिव, और 5 क्रू मेंबर थे। एक पायलट, एक को पायलट, एक उसका इंजीनियर, और बाकी 2 जो है वो क्रू मेंबर, अटेंडेंट। 12 अक्टूबर 1972 को ये उरुग्वे एयरफोर्स का प्लेन उरुग्वे के ही मॉन्टेविडियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और इसको चिली पहुंचना था। लेकिन ये उड़ान भरने के बाद रास्ते में मौसम ख़राब था और उड़ाने के लिए ठीक नहीं था प्लेन। तो फिर इनको मजबूरी में इस प्लेन को चिली की बजाय अर्जेंटीना के एक शहर में इनको उतारना पड़ता है, और वो मोंडोजा शहर था, एक अर्जेंटीना का छोटा सा एयरपोर्ट है, वहाँ पे ये प्लेन उतरता है। उसका इंतज़ार करते हैं मौसम साफ़ होगा तो ये जाएंगे। अगले दिन 13 अक्टूबर, शुक्रवार का दिन, फ्राइडे का दिन, 1972 साल, ये प्लेन दोपहर 2:18 पर इसी मेंटोजा एयरपोर्ट से उड़ान भरता है चिली के लिए। चिली में इनको पहुंचना था मैच खेलने के लिए, सैंटियागो में जाना था, जिस सैंटियागो शहर में इनका मैच था। तो उरुग्वे से ये उड़ान भरते हैं, अर्जेंटीना में ख़राब मौसम की वजह से उतरते हैं, फिर अगले दिन ये चिली के लिए उड़ान भरते हैं सैंटियागो जाने के लिए, जहाँ मैच होना था। 2:18 पर प्लेन उड़ता है। इसके बाद वो जो रास्ता था, उस दिन में मौसम साफ़ नहीं था, और एक एंडीज़ पहाड़ी पड़ती है, जो एक तरह से ग्लेशियर आप समझ लें, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़, वहाँ पे बर्फ़ के पहाड़, मौसम ख़राब। इसका जो पायलट था इस प्लेन का, एयरफोर्स का, वो थे जो उस एंडीज़ पहाड़ी को, जिसको कहते हैं कि बड़ा ख़तरनाक पहाड़ी, क्योंकि अक्सर मौसम ख़राब होता है, पहाड़ी की चोटियाँ दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उस पहाड़ी से, एंडीज़ पहाड़ी से 29 बार गुजरने का तजुर्बा था इस पायलट को। लेकिन उस दिन जब ये प्लेन उड़ा तो जो मेन पायलट थे, उन्होंने को पायलट को ट्रेनिंग देनी थी इसी रूट पे, तो को पायलट को उन्होंने इंचार्ज बना रखा था, और अब को पायलट जो है वो प्लेन उड़ा रहा है। प्लेन उड़ता है, सैंटियागो के लिए रवाना होता है, लेकिन रास्ते में मौसम ख़राब, बर्फीली, तूफान आ जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता।
इसी बीच में टाइम के हिसाब से, और ये सारा वो अब ऑटो पायलट के हिसाब से प्लेन चला रहा था। को पायलट को पहली बार इस तरीके के माहौल से प्लेन को निकालने का मतलब एक तजुर्बा हुआ। थोड़ी देर के बाद वो टाइम और सारी चीज़ें देखता है, उसे लगता है कि अब हम सेंटियागो पहुंच गए हैं, तो उससे पहले एटीसी को इन्फॉर्म करता है और कहता है कि मैं सेंटियागो आ गया, मैं आप रनवे बताएं किस नंबर पे लैंड करना है। इधर सेंटियागो एसी में जो एटीसी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो बड़ा हैरान होता है कि ये प्लेन कहीं रडार पे दिख नहीं रहा है और ये भी बहुत दूर है, लेकिन ये रनवे पे उतरने की इजाज़त मांग रहा है, चक्कर क्या है। उधर को पायलट को लगा कि अब बस हमें रनवे पे उतरना है, वो प्लेन की हाइट को नीचे करता है, दिखाई कुछ दे नहीं रहा है। इसी चक्कर में ख़राब मौसम के बीच वो प्लेन एंडीज पहाड़ी की एक चोटी से टकराता है और इसका पिछला हिस्सा पहले टकराता है। पिछला हिस्सा टकराता है, अचानक हड़कंप मच जाता है। उसके बाद वो पिछला हिस्सा टूट जाता है। 2 क्रू मेंबर जो पीछे बैठे हुए थे और 3 मुसाफिर वो उस टूटे हुए हिस्से के साथ प्लेन से बाहर गिर जाते हैं। 45 लोग थे इस प्लेन में जब इसने उड़ान भरी थी। टकराने के बाद 5 नीचे गिर गए। जाहिर सी बात है वो पांचों के पांचों मारे गए। अब प्लेन के 2 टुकड़े लगभग होने वाले थे कि इसी बीच में चूंकि पहाड़ी से टकरा गई, तब उसका राइट और लेफ्ट विंग बारी बारी से टकराता है, विंग में आग लगती है। अब प्लेन लगभग पहाड़ी की चोटी पे घिसटता हुआ जा रहा है, 200 मीटर तक घिसटता है और एक बर्फ़ के बहुत बड़े एक चट्टान से जाकर प्लेन का नोज़ टकराता है। नोज़ मतलब जहाँ कॉकपिट होता है, जहाँ पायलट बैठता है। वो टक्कर बड़ी ज़बरदस्त थी। उस टक्कर से पूरा कॉकपिट जो है वो एक तरह से बर्बाद हो जाता है और साथ में अब प्लेन के 2 टुकड़े हो गए, पिछला हिस्सा अलग और बीच से एक दूसरा हिस्सा। लेकिन अब भी प्लेन में 40 लोग मौजूद थे, जिसमें से 37 मुसाफिर और 3 पायलट, को पायलट और एक और। लेकिन इस टक्कर में यह हुआ कि इस टक्कर के बाद पायलट की मौत हो गई क्योंकि कॉकपिट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। लेकिन को पायलट जो है वो उस कॉकपिट में ऐसा फंस गया कि निकलना मुश्किल था और बुरी तरह से तड़प रहा था। इधर जब तक प्लेन रुकी, उसके बाद इस प्लेन के एक्सीडेंट के दौरान में पहले दिन 45 लोग जो थे, 12 की मौत हो गई जब ये प्लेन खामोशी के साथ उस एंडीज पहाड़ी के ऊपर रुकी, टूटी फूटी हालत में, टुकड़ों में। तो भी 33 लोग अब भी जिंदा थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोगों को किसी के हाथ फ्रैक्चर हो गया, किसी का पैर हो गया, किसी के सर में चोट है, मतलब जख्मी। बाहर ज़बरदस्त तापमान, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। थोड़ी देर के बाद एक एक कर लोगों को होश आता है, फिर वो देखते हैं कि मैं कहाँ हूँ। कपकपा देने वाली सर्दी के बीच में एक गुमनाम, एक अनजान सी जगह पे, और अपने साथियों के उनका फिर गिनती करते हैं, देखते हैं कि वो गायब है। इसी दौरान कुछ लोग हिम्मत करके कॉकपिट की तरफ बढ़ते हैं। कॉकपिट की हालत चूँकि टकराई थी वो पत्थर से, बर्फ़ के चट्टान से, तो वो एक तरह से पिचक गई थी और उसी में पायलट की तो डेथ हो गई, लेकिन जो को पायलट था वो अटका हुआ था। को पायलट को निकालना बेहद मुश्किल था, जिस तरीके से सारी चीज़ें थी। को पायलट को तकलीफ भी हो रही थी, उसे ये भी पता था कि शायद वो बच नहीं पाएगा। वो तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि वो कुछ मुसाफिर जो वहाँ पर आए, थोड़ी बहुत होश में था वो उससे कहता है कि मेरा पिस्टल ढूंढो, चूँकि एयरफोर्स का था वो। कहता है मेरी पिस्टल यहीं खड़ी पड़ी होगी, ढूंढ लो। तो लोग पूछते हैं क्यों, तो कहता है उस पिस्टल को ढूंढ के मुझे गोली मार दो, क्योंकि मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं शायद बचूंगा भी नहीं। लेकिन मुसाफिर आपस में, चूँकि सब प्लेयर्स थे, रग्बी के प्लेयर, उनकी फैमिली, वो ये काम करने को तैयार नहीं होते। वो अपने हाथ से किसी को गोली नहीं मार सकते थे, तो मना कर देते हैं। कुछ देर के बाद को पायलट भी मारा जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब ये दूसरा दिन था। दूसरे दिन जो जख्मी थे उनमें से भी 5 लोगों की मौत हो जाती है। तो 45 मुसाफिर थे, अब इसमें से 38 बचते हैं। इधर प्लेन जैसे ही सेंटियागो के राडार से एटीसी से संपर्क टूटा, फौरन ये पता चल गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद उस प्लेन की तलाश शुरू हुई। उसी दिन मतलब 13 अक्टूबर की शाम को 4 प्लेन जो अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे की थी, ये सर्च ऑपरेशन पर निकलती है। उस इलाके में जहाँ से ये प्लेन आखिरी बार दिखा उसको ढूंढती है, यहाँ तक कि थोड़ा अंधेरा हो जाता तब भी कोशिश करती है, पर प्लेन कहीं उसका कोई सुराग नहीं मिलता। सर्च ऑपरेशन की टीम वापस आ जाती है कि अब अगले दिन करेंगे। अगले दिन सुबह से 11 प्लेन को सर्च ऑपरेशन में लगाया जाता है, जो अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे की अलग अलग एजेंसियों के प्लेन थे।
ये जाते हैं ऊपर, ढूंढते हैं चारों तरफ। इत्तेफाक से एक प्लेन इस मलबे के ऊपर से गुजरता है और नीचे जो मुसाफिर थे वो सब देख भी लेते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन वो आवाज़ उन तक नहीं जाती, वो दिखाई नहीं देते। उसकी एक वजह ये थी कि एक तो ये बर्फ़ के चट्टान पे थे, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, और ख़ुद भी वो लगभग एक तरह से बाहर आते थे, वो बर्फ़ में समा जाते। और साथ में जिस उरुग्वे एयरफोर्स के प्लेन में आए थे उसका कलर भी वाइट था, तो वो प्लेन वाइट कलर का, तो बर्फ़ एक तो उस प्लेन पे भी और दूसरे रंग भी वाइट, तो बर्फ़ की चादरों के बीच में ऊपर से कुछ दिखाई ही नहीं दिया और मौसम भी इतना साफ़ नहीं। 11 प्लेन अगले दिन पूरी कोशिश करता है, नहीं मिलते। इसके बाद फिर कोशिश होती है, तीसरे चौथे दिन भी नहीं मिलते। अगले कई दिनों में फिर 2 बार इन मुसाफिरों के ऊपर से वो प्लेन गुजरता हुआ दिखाई देता है। ये लोग चीखते चिल्लाते हैं, नहीं मिलता। यहाँ तक कि ये कोशिश करते हैं कि उसमें चूंकि 2 फीमेल भी थी, उनके लिपस्टिक को निकालते हैं और प्लेन के ऊपर जो टूटा हुआ था उसके ऊपर चढ़कर उसके ऊपर वो SOS कुछ मैसेज देना चाहते थे कि ताकि रेड कलर से ऊपर से दिखाई दे जाए, लेकिन लिपस्टिक बहुत कम थी और वो जिस तरीके से लिखना चाहते थे उतने बड़े साइज़ में वो लिखने से पहले ही वो ख़त्म हो गया, तो वो लिखावट उभर कर सामने नहीं आई, तो वो कोशिश भी नाकाम गई। कुल मिलाकर 3 बार ऐसा हुआ जब खोजी दस्ता सर्च ऑपरेशन के प्लेन इस प्लेन के ठीक ऊपर इनके सर के ऊपर से गुजरा, पर उन्होंने नहीं देखा इन्हें। शायद उसकी वजह यही थी कि बर्फ़ से सब कुछ ढका हुआ था और उन्हें कुछ इंसानी हलचल और ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी। पूरे 8 दिन तक सर्च ऑपरेशन चला। 8 दिन तक सर्च ऑपरेशन करने के बाद इन्हें लगा कई 3-3 देशों के थे कि कुछ सुराग मिलेगा, लेकिन हर दिन जैसे वक्त बीतता जाता था उम्मीद कम होती थी कि कुछ ज़िंदा भी बचेगा अगर प्लेन क्रैश कर गया। और जिस हालत में प्लेन क्रैश किया और जो माहौल है, इंडीज़ पहाड़ी की जो चोटियाँ हैं, वहाँ अगर वो प्लेन से बच भी जाएंगे तो ठंड उन्हें मार देगी, ज़िंदा रहने नहीं देगी। तो यही सोच थी, लेकिन फिर भी कोशिश रही 8 दिनों तक। 142 घंटे 142 आवर्स एंड 30 मिनट्स 142 घंटे 30 मिनट तक सर्च ऑपरेशन चला 8 दिनों में, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद 8वें दिन ये फैसला होता है कि अब सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जाए, क्योंकि उन सबको यकीन हो गया था कि प्लेन में से कोई बचा नहीं है, सब मारे जा चुके हैं, तो अब रहने दो। हाँ, उनकी लाशें ढूंढने का काम, थोड़ी गर्मी पड़ेगी, बर्फ़ पिघलेगा तो फिर सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू करके उनकी लाशें हम लोग जाकर उठा कर ले आएंगे, उनकी फैमिली के हवाले कर देंगे। ये फैसला हुआ सरकारी स्तर पर, सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। ये दूसरी दुनिया की खबर थी। अब इधर जो लोग एंडीज़ पहाड़ी पे फंसे हुए हैं, प्लेन के 2 टुकड़े हो गए, उनकी अलग कहानी चल रही है। टुकड़े हो गए, अब क्या करें, चारों तरफ तापमान माइनस। इन्होंने फिर जो प्लेन का दूसरा हिस्सा था टुकड़ा, उसके अंदर से जो मलबे थे, जो सीट, बाकी चीज़ें, वो उठा कर प्लेन के कुछ पार्ट्स लाए और बाकी जो आधा हिस्सा था उसको इन्होंने ढका ताकि तूफ़ान और ठंड अंदर ना आए। फिर इसमें से उन्होंने सीट कवर, ये सारी चीज़ें निकाली और अपने लोगों के रहने के लिए उसके अंदर, ताकि वो तूफ़ान और ठंड से बच सकें। तो आधे टूटे हुए प्लेन के अंदर इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया जब तक कोई मदद बाहर से ना आ जाए। लेकिन बहुत सारे ज़ख्मी थे, उसमें से 2 स्टूडेंट भी थे जो रग्बी प्लेयर्स के रिलेटिव थे। दोनों BS मेडिकल 2nd ईयर के स्टूडेंट थे और मेडिकल के कुछ फर्स्ट एड बॉक्स प्लेन में भी होता है और वो लोग भी लेकर चले थे। चूँकि रग्बी के प्लेयर थे तो कुछ मेडिकल किट्स भी था इनके साथ, तो वो सारी चीज़ें थी। तो उनके साथ जो लोग वहाँ पे घायल थे उन सब का इलाज भी किया जा रहा है और ये सारी चीज़ें चल रही है। अब तक 8वें दिन ये ऑपरेशन बंद हुआ, 9वें दिन एक और घायल की मौत हो गई। अब टोटल 27 लोग बचे 45 में से। इसके बाद ये सब कुछ चल रहा था। अब दिक्कत आई कि खाना और पानी ये कैसे होगा, क्योंकि ये जो इन्हें बहुत लंबा सफ़र तो तय करना नहीं था, तो प्लेन में जो चीज़ें लेकर चले थे खाने पीने की, अब जब उन्होंने उस पर नज़र दौड़ाई जो बच गई कि उसके साथ कैसे ज़िंदा रहें। 8 चॉकलेट के डब्बे थे उस प्लेन में, एक मसल का टिन था पूरा भरा हुआ, जैम के 3 बोतल थे, इसके अलावा आलमंड्स का एक टिन था, बड़ा सा डब्बा, खजूर थे, कैंडीज थे, ड्राइड प्लम्स थे और कई बोतल वाइन थे। बस ये सब कुछ था उस प्लेन में। कुछ पानी के बोतल थे, लेकिन वो दिन बीत रहा था, वो पानी ख़त्म हो गया। अब ये जो चीज़ें थी और इसके बीच में 27 लोग, तो कैसे ज़िंदा रहें और मदद कब आएगी ये भी पता नहीं। तो ये तय हुआ कि ये सारी चीज़ें उन 27 लोगों में बराबर बांटी जाए।
और उसको जो जितना कम हो सके उतना खाए और ज़िंदा रहे। अब जाहिर सी बात है कि जो मात्रा थी खाने की वो बेहद कम, उसमें से भी वो बंटवारा हुआ और फिर ये हुआ कि आप अपने मतलब एक खजूर हो सकता है एक आदमी 3 वक्त खा रहा हो तोड़ तोड़ कर। पानी पीने के लिए फिर उन्होंने एक दूसरा तरीका, क्योंकि बर्फ़ में ये प्लेन था और बर्फ़ की वजह से चारों तरफ बर्फ़ था, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसे वो थे कुछ इक्विपमेंट्स जिसको ये बर्फ़ को लाते और उसके ऊपर रखते और फिर वो बर्फ़ पिघलता और उसको वाइन के बोतल में वो पानी के तौर पे जमा करते और फिर उस पानी को पीते। तो पानी का मसला इस तरीके से हल किया। खाने का मसला ये हुआ कि बंटवारा हो गया, लेकिन कब तक, क्योंकि चीज़ें कम थी। इस दौरान में अब बाहर से भी मदद की कोई उम्मीद रही नहीं। तभी 11वें दिन उस प्लेन में एक ट्रांसमीटर रेडियो पड़ा हुआ था। वो रेडियो ख़राब हो गया था, किसी तरह से उसमें से एक ने उसको कोशिश कर रहा था लगातार रेडियो को बनाने का, उस ट्रांसमीटर को उसने बनाया, वो बन गया, लेकिन उसमें चक्कर ये था कि वो सिर्फ रेडियो पे सुन सकता था, इधर से कुछ मैसेज नहीं जा सकता था। तो उसने उसमें सुना और उसको ये पता चला कि जो सर्च ऑपरेशन है वो गवर्नमेंट ने रोक दिया है। जैसे ही ये बात पता चली तो अब इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई कि अब सर्च ऑपरेशन, और इन्होंने देखा भी कि अब पिछले 2-3 दिनों से कोई प्लेन इनके सर के ऊपर से गुजर नहीं रहा। ये 11वां दिन था जब ट्रांसमीटर के जरिए इन्हें पता चला कि सरकार ने सर्च ऑपरेशन रोक दिया है। तब इनमें से एक बंदे ने, जिसका नाम था नैंडो प्रेडो, ये रग्बी का प्लेयर था, इसने ये अब रेडियो पे ये सूचना सुनी। उसके बाद ये आता अपने साथियों से कहता है कि गुड न्यूज़ है, तो लोग खुश होते हैं। तो पूछते हैं क्या है, तो ये कहता है कि अब हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने सर्च ऑपरेशन रोक दिया, क्योंकि वो मान चुके हैं कि हम में से कोई जिंदा नहीं है। तो सारे लोग गुस्सा होते हैं कि इसमें गुड न्यूज़ कहाँ है। तो कहता है गुड न्यूज़ ये है कि अब हमें अपने ज़िंदा रहने की खुद कोशिश करनी पड़ेगी और यहाँ से निकलने का हम सबको मिलकर ही ट्राई करना पड़ेगा। कोई हमसे, हमारे लिए आसमानी मदद अब नहीं आने वाली। तो इसलिए इसमें ये पॉजिटिव चीज़ है, एक खिलाड़ी का ये कहना था। अब इधर दिन बीत रहा है, खाना ख़त्म हो रहा है, जो बीमार हैं उनकी हालत ख़राब हो रही है। तो जब खाना जैसे जैसे ख़त्म होने लगा तो आलम ये हुआ कि जो सीट के अंदर कॉटन होता है, पहले उन्होंने वो खाया, फिर सीट का जो कवर होता है लेदर का, फिर उन्होंने वो खाया, लेकिन ये बीमार पड़ने लगे इन सब चीज़ों को खाकर। तब ये हुआ कि क्या करें, और कमज़ोरी से लेकर सारी चीज़ें, और ये था कि अगर कमज़ोर हो गए और गिरते गए तो फिर यहाँ से तो मौत यकीनी, आप बाहर नहीं निकल सकते। तो इन सारी चीज़ों को खाने के बाद इस दौरान में कई लोग मर चुके थे। अब ये अभी तक जो बचे थे सिर्फ 27 लोग बचे थे। इसी दौरान ये सब कुछ चल ही रहा था और ये रुई और ये सारा खाकर गुजारा कर रहे थे कि तभी 29 अक्टूबर को 1972, मतलब ये यहाँ 13 अक्टूबर से आए थे और 29 अक्टूबर 16 दिन के बाद उसी पहाड़ी पर एक एवलांच आता है, मतलब बर्फीला तूफान। और ये तूफान इतना तेज़ था कि इन लोगों ने जो अपना सारा कुछ बना रखा था, जो ढक रखा था, उसके बावजूद वो इनके ऊपर कहर बन के टूटता है और उस तूफान में 8 और लोग मारे जाते हैं, जिसमें कुछ रग्बी प्लेयर्स थे, उनकी फैमिली के मेंबर थे। जब तूफान सुबह ख़त्म होता है तब वो लोग देखते हैं कि उसमें से 8 की मौत हो चुकी है। तो 27 में से 8 और मर गए। अब इनकी जो तादाद बची वो 19 बची। चूँकि बर्फ़ चारों तरफ, तापमान काफ़ी, तो सारी लाशें बाहर बर्फ़ पे होती थी और लाशें जस की तस होती थी, और जो प्लेन के अंदर भी मरता बीमारी से या कुछ, उसको फिर वो बाहर रख देते। तो ये लाशें बाहर पड़ी हुई थी। जो शुरू में 3 मुसाफिर और 2 क्रू मेंबर, जो प्लेन जब टुकड़ा हुआ था तो वो पहले गिरे थे, उन 5 को छोड़ के बाकी की लाशें सब यहीं आसपास में पड़ी हुई थी। 29 अक्टूबर के बाद जब ये तूफान आया, 8 और की मौत हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ ये लोग 19 बचे। अब लेकिन ये आ गया कि खाने की सारी चीज़ें ख़त्म। पानी का फिर भी ज़रिया बन रहा था, वो अलग अलग चीज़ों से पानी, चूँकि बर्फ़ था तो काम चल रहा था, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना था, वो क्या करें। तो एक दिन अचानक बैठकर इन लोगों ने बात की कि अगर हम में ताकत नहीं होगी तो हम यहाँ से निकल नहीं सकते, कोशिश तो करनी पड़ेगी, तो क्या किया जाए। और वहाँ पे आसपास में कोई ऐसा, चूँकि सिर्फ बर्फ़, पहाड़, कोई भी ऐसा हरियाली या कोई चीज़ नहीं, कोई जानवर नहीं जिसको वो पकड़ के मार के खा सकें, कोई घास फूस नहीं जो वो खा सकें, मतलब कुछ था ही नहीं बर्फ़ के अलावा। और बर्फ़ खाकर पेट की आग नहीं बुझती है। तब फिर आखिर में एक वो फैसला होता है जो शायद बहुत सारे लोग सुन के मतलब ये कहें कि ये क्या था, लेकिन बाद में कहा गया कि शायद वो सही फैसला था। वो फैसला ये था कि एक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो बिना कुछ खाए हुए दम तोड़ देता,
उसे ज़िंदा रखने के लिए कुछ और नहीं सूझा, तो अब आपस में ये लोग फैसला करते हैं कि ये जो लाशें बाहर पड़ी हुई हैं शायद यही हमारी भूख मिटा सकती हैं। बट ये सुनने के बाद हर एक को अजीब लगता है, क्योंकि जो लाशें बाहर थी वो सब एक दूसरे के जानकार थे। कोई किसी का दोस्त था, कोई प्लेयर साथ में खेला था, कोई फैमिली मेंबर था, एक की तो बहन थी। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम अपने दोस्तों और उसको अपने ज़िंदा रहने के लिए, भूख को मिटाने के लिए खा लें? तो बात आई गई होगी, लेकिन फिर उसके बाद हालात इतने बुरे हो रहे थे कि और कोई चारा था नहीं। फिर यह तय होता है कि ठीक है, और कोई सूरत नहीं है तो यही करते हैं। प्लेन के जो ग्लास शीशे वीशे टूटे हुए थे, उस शीशे को चाकू बनाया गया, बाहर पड़ी लाशों के फिर टुकड़े किए गए, और धीरे धीरे फिर इन लोगों ने पहली बार इंसानी जिस्म से अपने भूख को मिटाया, और कोई रास्ता था नहीं। इसके बाद जब ये हुआ और उसकी फिर तबीयत सुधरने लगी और फिर लोगों के अंदर भी ताकत आई, क्योंकि जीने के लिए खाना ज़रूरी होता है, तो फिर कुछ और लोगों की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। कुछ वो भी थे कि जिन्हें उम्मीद थी कि हम यहाँ से निकलेंगे नहीं। तो फिर ये सब आपस में जो बचे हुए थे 18, 19, इनमें एक फ़ैसला होता है। वो ये होता है कि अगर हम में से जिस जिसकी मौत होती जाएगी, वो खुशी से उसने बताया, वो अपनी अपनी बॉडी को दूसरों के लिए छोड़ के जाएगा, तुम उससे अपनी भूख मिटा सकते हो। आप अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त क्या सिचुएशन होगी। तो ये आपस में एक सभी ने मिलकर फैसला लिया कि हम में से जो भी मरेगा वो दूसरा वाला जब तक यहाँ है ज़िंदा रहने के लिए वो उसे खा सकता है, उसकी लाश को। और ये सभी में सहमति बनी। ये सिलसिला चलता रहा। इसके बाद फिर 34वें दिन एक और की मौत हो जाती है, चूँकि उसको चोट ज़्यादा लगी थी। अब 19 में से 18 बचते हैं। 37वें दिन एक और शख्स की मौत हो जाती है। इसके बाद 17 बचते हैं। इसके बाद 60वां दिन आता है, एक और की मौत हो जाती है। अब 16 बचते हैं। 45 निकले थे, 40 मुसाफिर और 5 क्रू मेंबर। 60 दिन बीत गए, पूरे 2 महीने। 2 महीने के बाद अब सिर्फ 16 बचे, मतलब 29 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब ये जो 16 बचे, इन सब की अगर उस वक्त जब गए थे और वेट अगर इनमें से किसी का 70 था तो कोई 35 किलो का हो गया था, कोई 30 किलो का, कोई 40 किलो का, और किसी को कुछ ये नहीं मालूम था कि क्या होगा। 60वें दिन अचानक एक अजीब सा चमत्कार होता है। 2 लोग इसमें जो रग्बी के प्लेयर थे, वो 2 ये तय करते हैं कि धीरे धीरे गिनती कम हो रही है, हम मारे जा रहे हैं, लाशें खा खा कर हम जिंदा हैं, लेकिन कब तक, क्योंकि कोई उम्मीद है नहीं किसी उम्मीद की, तो अपने आप को कैसे बचाएं। नैंडो और कैनेसा, ये 2 प्लेयर थे। इन्होंने ये फैसला किया कि हम यहाँ पे बैठकर अपनी मौत का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम मौत के पीछे खुद जाएंगे, ज़िंदगी को तलाशेंगे। मिल गई तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, मरना तो वैसे ही है, लेकिन हम बेबस होकर नहीं मरेंगे कि मौत हमारे पास आए, हमारी हालत ये हो कि हमारे पास लाशें भी खाने के लिए ना बचे। क्योंकि ये सब चल रहा था कि अब 16 बचे हैं, 29 मारे जा चुके हैं, तो लाशें भी तो ख़त्म होंगी, कब तक खाएंगे। तो इसी के बाद ये 2 प्लेयर हिम्मत करते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं तो कोई होगा जो जहाँ तक हम पहुँच सके, जहाँ तक हमारी कहानी पहुँचे, फिर कोई मदद आए हमारे पास। लेकिन ये था कि जिस पहाड़ी पे थे और जिस ऊंचाई पे थे, ये करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर थे। बस्ती नीचे होती है और दूर दूर तक ये जब भी जाते थे, कोशिश करते थे इस दौरान कहीं से, तो बर्फ़ की पहाड़ियों और चोटियों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन फिर इन्होंने फैसला किया हम यहाँ बैठे नहीं रहेंगे। नैंडो और कैनेसा, ये 2 शख्स कहते हैं कि हम जाकर मदद लाएंगे बाहरी दुनिया से। एक तीसरा शख्स था विजेंटिन, वो भी इनके साथ शामिल होता है, कहता है चलो हम भी चलते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि बाहर जाना -, डिग्री में टेम्परेचर है, आपका जो तापमान है, और चोटी है खड़ी खड़ी, ट्रैकिंग का किसी को तजुर्बा नहीं, हाथ पैर गल जाए क्योंकि ट्रैकिंग का आपके पास सामान नहीं, तो क्या किया जाए। फिर ये लोग एक एक कर चीज़ें बनाते हैं बाहर निकलने के लिए कि कैसे क्या करेंगे। ये सीट के कवर और सीट को पहले बाहर निकालते हैं, उससे कहीं पे फिसलने के काम में आए सीट पर बैठकर। इसके अलावा जो एसी और उसको ढकने के लिए उसके अंदर प्लास्टिक और बाकी चीज़ें थी, उसका ये अपना एक ड्रेस तैयार करते हैं। इसके अलावा जो गद्दियाँ थी जो प्लेन के अंदर, उसके कॉटन को निकालते हैं और अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं ताकि उससे कम वो ठंड उनको ना लगे।
सीट कुशन को अपना शूज़ बनाते हैं, प्लास्टिक से उसको उसके ऊपर डाल के पहनते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर जो बाकी लाशें थी उनके कपड़े उतारते हैं। एक एक शख्स 3-3 जीन्स, बाकी उसी हिसाब से कपड़े वो पहनकर और एक नामुमकिन काम करने के लिए निकल जाता है उस बर्फीली चोटी पर, बर्फीली तूफान के बीच, और कभी भी तूफान आ सकता है। उसके बाद ये तीनों निकलते हैं। फैसला ये होता है कि हम इधर से पश्चिमी साइड में जाएंगे, क्योंकि उसके उल्टी तरफ सिर्फ चोटियाँ ही चोटियाँ थी और नहीं लगा कि शायद इधर से कुछ मिले। ये तीनों निकलते हैं। 3 दिन तक चलते हैं ये। 3 दिन तक चलने के बाद अब ये भी अपना खाना लेकर चले थे, क्योंकि मालूम नहीं कब तक भटकेंगे, और इनका खाना कुछ नहीं वही था, वो इंसानी लाश उन्होंने अपने अपने हिस्से के काट कर रख लिए थे। 3 दिन के बाद इन्हें लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है और खाना ख़त्म हो रहा। अब जो तीनों अपने हिसाब से रहते, उन्हें लगा था कि 2-4 दिन में हमारा काम हो जाएगा, पर 3 दिन बाद भी इन्हें लगा कि अभी हम बहुत दूर नहीं आए और खाना ख़त्म हो गया तो हम तो भूख से मर जाएंगे। तो फिर ये फैसला होता है, चूँकि तीनों का खाना बटा हुआ था, कि एक शख्स वापस लौट जाए। लौटना आसान था क्योंकि ये चढ़ाई चढ़ रहे थे, बहुत कम 3-4 किलोमीटर चढ़े होंगे इन 3 दिनों में, उतरना आसान था। तो इसमें जो तीसरा था विजेंटिन, ये वापस लौटने का फैसला कर लेता है, और ये एक तरह से वो जो प्लेन का जो सीट था उसको अपना वो बनाता है, एक बर्फ गाड़ी, और उस पर करके वो नीचे आता। 3 दिन में ये ऊपर पहुंचा था और नीचे उस जगह पे जहाँ पे हादसा हुआ था सिर्फ 1 घंटे में पहुंच जाता है। अब बचे 2, नैंडो और कैनेसा। ये दोनों आगे, इनका सिर्फ मकसद एक था कि मरेंगे तो दोनों साथ मरेंगे, लेकिन मदद मिला तो लेकर आएंगे, इसलिए पीछे वापस नहीं जाऊंगा, चाहे खाना खत्म हो जाए या कुछ हो जाए। इसके बाद ये चलना शुरू करते हैं। कई दिन और बीतते हैं, 3-4 दिन, सिवाय बर्फ और बर्फ की चोटियों के कुछ नहीं। हर तरफ मायूसी ही मायूसी लगा कि, और हर वक्त कभी भी कोई तूफान आ जाए। कई ऐसी जगह नसीब से तूफान आया तो इन्हें कहीं एक होल सा मिला जिसमें इन्होंने छुप कर अपनी उस तूफान से खुद को बचाया। जो गिलास और बाकी चीज़ें थी उससे इन्होंने बर्फ़ का वो एक चश्मा बनाया था, क्योंकि आंखें ख़राब हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद दिन बीतता रहा। करीब 8 दिन बीत गए इनको चलते चलते। 8 दिन के बाद अचानक पहली बार नैंडो को उन सारी पहाड़ियों के बीच में से 2 ऐसी पहाड़ी दिखती है जिसमें बर्फ़ नहीं था, और वो आम पहाड़ी जैसी दिखी, और थोड़ी सी उस पर हरियाली और पेड़ भी दिखे। पहली बार उसके चेहरे पे एक चमक आई, उसे लगा कि शायद यहाँ पे कुछ इंसानी ज़िंदगी हो। इसके बाद उन लोगों ने फिर उसी पहाड़ी का रुख किया, चलते रहे, शुरू किया। चलते चलते फिर ये वहाँ पे पहुँचते हैं, और तब इन्हें पहली बार, ये 10वां दिन था उनको निकले वो उस जगह से। इस 10 दिन में ये करीब 61 किलोमीटर, 61 किलोमीटर इन्होंने ट्रैवल किया था। 21 दिसंबर को ये पहली बार वहाँ पे एक हरियाली देखते हैं, नीचे उतरते हैं, और जो सबसे पहली चीज़ इन्हें दिखाई देती है वो 2 गाय दिखाई देती है। लेकिन ये दोनों इतने निढाल हो चुके थे, खाना ख़त्म हो चुका था, कि इनके मुंह से कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। तो वो उसकी तरफ लेकिन बेतहाशा चले जा रहे हैं। अचानक उस गाय के बाद उन्होंने कुछ इंसानी वजूद होने की निशानी मिली, जैसे कैंप मिला, कुछ लकड़ियाँ जली हुई मिली, तो उन्हें लगा कि हाँ इंसान होगा। लेकिन उसके बाद अचानक उन्हें एक नदी मिल जाती है, और नदी को पार करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो उस नदी किनारे दोनों बैठ जाते हैं, इंतज़ार में कि कोई मदद मिले या कुछ मिले। इसी दौरान नदी पार इन्हें 3 इंसान करीब 70 दिन के बाद नज़र आता है अपने लोगों की। खुशी का कोई ठिकाना नहीं, ये चीखते हैं, पूरा ताकत लगा देते हैं अपनी, लेकिन नदी के पानी का शोर और नदी की जो दूरी थी उन तक आवाज़ नहीं जाती। वो तीनों चले घोड़े पे थे और वापस जाने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक शख्स की नज़र पड़ जाती है। वो देखता है, वो भी बोलता है, इनको कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो शख्स एक पेंसिल, एक पेपर, एक प्लास्टिक में लपेटता है एक बड़े से पत्थर के साथ, और उसको नदी के इस तरफ फेंकता है, मतलब बहा देता है। वो पत्थर और वो पॉलीथीन नैंडो के पास हाथ लगता है, ये नदी से निकालता है। उस पर लिखा हुआ था कि आप कौन हो, क्या हो, ये जानकारी। तो इसने इधर से रिप्लाई लिखा कि हम उरुग्वे के वो रग्बी प्लेयर हैं जिनका प्लेन क्रैश कर गया है, और हमारे साथी अब भी जो 14 लोग हैं वो ऊपर पहाड़ पे हैं, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। हम 16 बचे हैं, 16 में से हम 2 यहाँ तक आए हैं मदद के लिए इंसानी, और बाकी 14 वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर आप हमारा संदेश जो भी अथॉरिटी वहाँ तक पहुँचा दें। उसके बाद फिर ये उसी तरीके से ये लेटर लिखकर उसी पत्थर में लपेट कर वापस दूसरी तरफ फेंकता है नदी के। वो लेटर पढ़ता है और सिर्फ एक शब्द कहता है, टुमारो। उसके बाद ये दोनों वहीं रहते हैं।
एक और रात गुजारते हैं, लेकिन इस बार इनकी रात वैसी भयानक नहीं थी, क्योंकि एक तो बर्फ़ से नीचे उतर आए थे, नदी के किनारे थे, इंसान दिख चुका था। अगले दिन सुबह सुबह वहाँ की पुलिस स्टेशन में ये खबर जाती है, और ये कि उरुग्वे की रग्बी प्लेयर का प्लेन क्रैश, और ये चूँकि चिली में ही आना था तो चिली में हर एक को पता था, चिली अथॉरिटी भी फ़ौरन अलर्ट हो जाती है। उसके बाद ये लोग वहाँ भाग कर आते हैं, इन दोनों को पिक किया जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, इनसे पूरी कहानी पता चलती है। तब तक चिली की मीडिया को ये खबर पता चल गई, और एक कैसे प्लेन में 72 दिन तक लोग बर्फ़ के बीच में ज़िंदा, ये अपने आप में हैरान करने वाली कहानी। धीरे धीरे ये चीज़ें फैल जाती हैं। इसके बाद इनकी कहानी सुनने के बाद चिली अपने 3 स्पेशल हेलीकॉप्टर लाता है रेस्क्यू करने के लिए, बट वापस ये लोग जहाँ से आए थे उसका रास्ता नहीं मालूम था, और इनके बिना जा नहीं सकते थे। फिर नैंडो और कैनेसा अपने साथियों के लिए कहते हैं कि हम चलेंगे उसी जगह। 3 हेलीकॉप्टर में ये लोग ऊपर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो जगह और जिस तरीके की थी हेलीकॉप्टर, ठीक आप एक से ज़्यादा लैंड नहीं कर सकता था, और एक हेलीकॉप्टर में 7 से ज़्यादा लोग आ नहीं सकते थे। तो एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे लैंड करता है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में गए थे उनमें से कुछ लोग उतर जाते हैं, एक रात वहीं रुकते हैं। 7 जो सबसे ज़्यादा उसमें घायल और सबसे ज़्यादा उस वक्त वो थे नाजुक, उनको उस चॉपर में बैठाया जाता है, नीचे लाया जाता है। बाकी से कहा जाता है कि हम सुबह आएंगे। अगले दिन सुबह फिर दूसरी खेप जाती है, बाकी के 7 लोगों को वो नीचे लाते हैं, सभी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उनकी हर तरह की इलाज उनका किया जाता है। अब इस दौरान में ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन एक सवाल सबने पूछा कि आप 72 दिन तक आप लोग ज़िंदा कैसे रहे। और यही सवाल इन जो 16 बचे थे ज़िंदा, इनको सबसे ज़्यादा कचोट गई। सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि किस मुंह से ये सच कहें कि हमने अपने ही साथियों को खाकर अपनी ज़िंदगी बचाई है। तो इनमें से कुछ ने कह दिया, उस पर उस वक्त बहुत बवाल मच गया, और मीडिया ने कहा कि ये लोग तो नरभक्षी हैं और ये कैसे सारी चीज़ें। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उनमें से 2-3 लोग आ गए और उन्होंने बताया कि हम में से हर साथी ने, उनमें से हम 14-16 जो अभी ज़िंदा आपके सामने, हमने भी ये शपथ पत्र उस दिन शपथ खाई थी कि अगर हम में से कोई मर जाता है तो उसकी लाश भी दूसरा ज़िंदा रहने के लिए खा सकता है। तो जब ये दर्द भरी कहानी ज़माने के सामने आई, फिर मीडिया में आई, तो फिर उन लोगों के लिए लोगों के दिल में एक दूसरा ही जज्बा था। उसके बाद फिर ये पता चला कि कैसे इंसान अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए हौसला हो तो क्या कुछ नहीं कर सकता। और ये हौसले की दास्तान सिर्फ 3 लोगों की थी, उसमें से भी आखिर में 2, एक नैंडो और एक कैनेसा। ये 2 प्लेयर रग्बी के, जिन्होंने कहा कि हम मौत से नहीं हारेंगे, हम लड़ेंगे, हम जाएंगे, मदद लाएंगे। 10 दिन तक ये चले, अपनी जान जोखिम में डालकर नीचे उतरते हैं, इंसानों तक पहुंचते हैं, इंसानी मदद लेते हैं और अपने 14 लोगों की जान बचाते हैं। ये थी पूरी कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद कभी भी आप सुने तो आदमी इमोशनल भी हो जाता है, लेकिन एक हौसला भी मिलता है। हौसला ये कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये नैंडो और कैरेनेसा ने भी सिखाया है कि कैसे भी हालात हों, कितने भी मुश्किल आपका दौर हो, अगर आप में लगन है और अगर आपने कह लिया कि मुझे पीछे नहीं हटना, हारना नहीं है, तो शायद जीत ज़रूर मिलेगी। तो ये कहानी थी। आज भी जब लोग इसको सुनते हैं, सुनाते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे इतने लोग 72 दिनों तक एक ऐसी जगह पे जहाँ तक कोई पहुँचना भी मतलब नामुमकिन है, और इतने दिनों तक ज़िंदा रहना तो सवाल ही नहीं है, लेकिन फिर भी बचे। अब आसिम है सवाल, आसिम बताएं फटाफट। सर शाहनवाज है, बोल रहे हैं कि सर इस तरह की कहानी सुन के यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो। शाहनवाज साहब आपके सुन के हो रहे हैं, मैं तो जानता हूँ ये कहानी, लेकिन सुनाते हुए जब भी मैं इसको याद करता हूँ, सुनाता हूँ, तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर राजीव कुमार है, बोल रहे हैं सर मैंने आंखें बंद करी और इससे तो आपकी कहानी सुनता गया, यकीन मानिए ऐसा लग रहा था जैसे सामने सब चीज़ें चल रही। मैं समझ सकता हूँ राजीव कुमार साहब, मैं भी ऐसे ही इमेजिन करता हूँ। सर करण है, बोल रहे हैं सर क्या उन लोगों ने शुरू में मेहनत नहीं करनी चाहिए थी कि वो आगे बढ़ते और इस तरह अपने दोस्तों को खाना नहीं पड़ता। करण साहब, उस वक्त ये अभी हमारे लिए कहना कि उस वक्त करते पहले कर सकते थे बड़ा आसान है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि जिन हालात से वो 2-4 थे और जो चीज़ें थी, उस वक्त ये कहना शायद उनके साथ ज़्यादती होगी। कोशिश तो उन्होंने पहले भी की थी, और ये था कि जब वो 60 दिन रहे थे तो कई बार पीछे की तरफ जाते थे, दाएं जाते थे, बाएं जाते थे, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि हर तरफ सिर्फ बर्फ़ की चोटियाँ, और चोटियाँ भी ऐसी नहीं कि एक पहाड़ है कि आप ऐसे से चले जा रहे हैं, आपको चढ़ाई करनी है, और नीचे की तरफ मौत है, क्योंकि बर्फ़ में अगर आपने कभी तजुर्बा हुआ हो और आपके पास कोई साधन नहीं है, एक फिसलने का मतलब है कि आप सीधे मौत के मुंह में चले गए। तो कोशिश तो उन्होंने बहुत की शुरू में, बल्कि कई ने तो उसका इलेक्ट्रॉनिक जितने गैजेट थे उसको मिलाकर दुनिया से संपर्क करने की कोशिश, ट्रांसमीटर के ज़रिए, बाकी चीज़ें, प्लेन के अंदर से नक्शा ढूंढना, उसके ज़रिए ये पता करना, ये भी पता, यहाँ तक कि इन लोगों को यह एहसास था कि हम शायद जिस जगह पे हैं वो 4000 फीट की ऊंचाई है ज़मीन से। जब ये लोग उतरने लगे तब इन्हें एहसास हुआ कि वो 4000 नहीं बल्कि 11000 फीट की ऊंचाई पर है।
तो एक तो 11,000 फीट की ऊंचाई, ऊपर से ऑक्सीजन भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मतलब जो हालात थे वो हम आप तो सिर्फ बयान कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, असलियत तो उन पे ही बीती होगी। सर नुसरत रजा है बोल रही 72 दिन बैठ के मौत का इंतजार करने से तो जिंदगी की तलाश के लिए जाना ही बेहतर है, लेकिन हैरत है कि इतने दिन तक ये ख्याल क्यों नहीं आया? मैंने अभी इसका जवाब दिया है, नुसरत जी ख्याल आया होगा, कुछ तो उनकी भी मजबूरियां होंगी, कुछ तो उन्होंने भी चारों तरफ देखा होगा। सर आदित्य बोल रहे सर उनके पास पिस्टल थी, जब प्लेन उनके रेस्क्यू के लिए आया तब भी वो सिग्नल दे सकते थे। नहीं, पिस्टल मिली कि नहीं मिली ये नहीं मालूम था, इसलिए कि उन्होंने कहा था कि पिस्टल ढूंढो, लेकिन रेस्क्यू के लिए अब ये कि पिस्टल चलना, गोली की आवाज़ सुनना, ये चीज़ें, लेकिन पिस्टल के बारे में कहीं ऑथेंटिक नहीं है कि पिस्टल उस वक्त मिली थी या बाद में मिली या नहीं मिली, इसकी कोई जानकारी नहीं थी।